हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा सत्ता की साझेदारी क्या होती, क्यों जरूरत पड़ती है सत्ता की साझेदारी की, क्यों पावर को शेयर किया जाता है, तो हमने पढ़ने के बाद मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके किसका, राजनीतिक विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र का। तो चलिए हम बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट के रूप में आने वाले हैं। तो पूरे आज इस लाइव सेशन को जितने विद्यार्थी देख रहे हो कर दीजिए अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। साथ साथ सबसे पहले आपको एक 1 बाय 1 आंसर भी देने हैं, तो हमें यह बता दीजिए कितने लोग तैयार हैं कि हां सर हम आंसर देंगे। यह भी देख लिया जाए कंपटीशन आप लोगों के बीच। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब है आपका कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित देश है। पहला है आपका यूरोप, दूसरा है एशिया, तीसरा है हमारा उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका। जैसा कि हम लोग 7 महाद्वीप जानते हैं, तो ये महाद्वीपों के नाम है। 4 महाद्वीप आपके सामने लिखे हैं और आपके 3 महाद्वीप कौन हैं। तो आपका 3 महाद्वीप मैं ये भी बता दूं, साथ में जानकारी आपको ये भी हो जाए। अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, और आपका सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं। लेकिन ये इन 4 में पूछा है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित देश है। जवाब आप दीजिए। जवाब तो बिल्कुल सही होगा, सबको पता है। अभी बेल्जियम के बारे में मैंने बात किया था कि बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक ऐसा देश है जो हमारे देश के हर जनसंख्या और क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य से भी क्या है, छोटा है। ये बात मैंने आपको तुरंत बेल्जियम को समझाते समय कह दिया। तो यूरोप आपका, अब बेल्जियम की सीमा फ्रांस के अलावा किससे लगती है, लग्जमबर्ग से, जर्मनी से, नीदरलैंड से, या सभी, तो इन तीनों से लगती है। मैंने आपको सीमावर्ती क्षेत्र में लिखवा दिया था। अगर हम दूसरा बात करें तो बेल्जियम में सरकार के किन समुदायों का प्रतिनिधित्व समान रूप से है। बेल्जियम में सरकार के किन समुदायों का प्रतिनिधित्व समान रूप में है। पहला है डच और फ्रेंच, और फिर कह रहा है कि ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो डच और फ्रेंच दोनों समुदायों का जो है लीडरशिप क्या है, एकदम इक्वल है। ठीक है, भले वो 59% डच थे और 40% फ्रेंच थे, लेकिन जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी वहां पे 80% फ्रेंच थे और 20% क्या थे, डच थे। तो ये आपका, लेकिन उनका सरकार में जो लीडरशिप थी वो क्या थी, इक्वल थी। किसकी, डच और फ्रेंच। यानी यह था ए बी, और इसी में लिखा था ए और बी दोनों, यानी डच और फ्रेंच दोनों, तो डच और फ्रेंच दोनों की। ठीक है, अब आते हैं हम, और हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं। हम लोग विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में हमारा भारत देश स्थित है। ठीक है, भारत क्या है, एक उप महाद्वीपीय देश है। यह क्वेश्चन अलग हो गया। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है,
केंद्रीय सामुदायिक, यहाँ क्वेश्चन दूसरा रहेगा, इसको बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो यहाँ पे ये सभी वाला ही ऑप्शन रहेगा, समझ जाइएगा। फिर है कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश को मैंने बताया था, एक ऐसी कंट्री जो क्या होता है, जिसके चारों तरफ पानी हो, वो एक द्वीपीय द्वीप कहलाता है। तो ये द्वीप होने के साथ साथ इसको एक देश का भी दर्जा प्राप्त है। तो जहां के सामाजिकता समूह में सबसे प्रमुख लोग कौन है, ठीक है, प्रमुखता किसकी, सिंहलियों की है, तमिलों की है, द्रविड़ियन की है, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि 74% की आबादी श्रीलंका में किसकी रही है, तो 74% की आबादी श्रीलंका में जो है सिंहलियों की रही है। तो हम जाहिर सी बात है बहुत इजीली इस बात को कह सकते हैं, ठीक है, क्या कि श्रीलंका में किसका है, सिंहलियों का। फिर कह रहा है जो आपको आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथ साथ। अब आपका है श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, वर्ष 1947 में, 1948 में, वर्ष 1949 में, वर्ष 1950 में। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना है आप सबको ये पता है, भारत के ठीक 1 साल बाद की बात है, वर्ष 1948 में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। उन्नीस में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा है, ठीक है। श्रीलंका की राजभाषा है सिंहली, तमिल, दक्षिणी हिंदी, द्रविड़ संस्कृत। एकदम जल्दी से फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है। अब आपका कह रहा है कि किस संगठन द्वारा, अच्छा ये देखिए, ये राजभाषा की बात हो रही थी ना, सिंहली, ठीक है। ये आपको क्या है, ये बहुसंख्यकवाद में आपने पढ़ा होगा कि बहुसंख्यकवाद क्या है, कि बहुसंख्यकवाद से वह तात्पर्य कि जिस समुदाय की संख्या ज्यादा होती है वह अपने अनुसार क्या कर सकता है, सत्ता चला सकता है, सत्ता पे शासन कर सकता है। वो इसके लिए चाहे उसे अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं को कुचलना ही क्यों ना पड़े, ठीक है। तो उसी में हम देख सकते हैं कि चूंकि 74% सिंहली समुदाय के लोग थे, तो 1956 में, ठीक है, जो कानून पारित किया गया उसमें सिंहली को क्या हुआ, श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया। जैसे हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। किस संगठन द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की गई, कौन सा वो संगठन था, ये शायद आप लोग नहीं भूले होंगे। क्या आईएस था या उल्फा था या नक्सल, वो था लिट्टे, LTTE, क्या था, LTTE, ठीक है। अब लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत होता है, लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत होता है, जनता होती है, संसद होता है, राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी होते, इनमें से कोई नहीं। और जहां पे बात आ जाएगी लोकतंत्र की, मेरे इन प्यारे बच्चों को एक के बात याद आती है लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन क्या है, लोकतंत्र है। तो सारी राजनीतिक शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता की। जनता जब चाहे
लोकतंत्र में जिसको चाहे उनके पद से हटा दे, ठीक है ना, जब विद्रोह कर दे उनकी। इसलिए लोग जनता की सेवा करिए, हमेशा अच्छे रहेंगे। लेकिन आजकल के लोग सोचते हैं कौन जाएगा लफड़े पड़ने। अगर जनता अगर जागरूक रहे तो कोई नेता अपनी मनमानी कर ही नहीं सकता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि सरकार के विभिन्न अंग हैं। सरकार के क्या है, विभिन्न अंग हैं। व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को विधायिका कहते हैं। तो आपको हमने पढ़ाया था सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को ही हम विधायिका कहते हैं। तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये आपका अति लघुत्तरी में भी ये क्वेश्चन आपको बनेगा। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण रखता है। विधायिका जो कानून बनाती है तो कानून पे नियंत्रण, जाहिर सी बात है, कार्य प्रणाली होगी नहीं, स्थानीय जनता होगी नहीं, तो जो कानून बनता है वो न्यायपालिका के जिम्मे जाता है, ठीक है। तो कानूनों पर जो नियंत्रण रखता है वो कौन होती है, न्यायपालिका होती है। अब अगला है हमारा कि सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन पाया जाता है। सत्ता या शक्ति का जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है यह कहां पाया जाता है, बेल्जियम में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में, इनमें से कोई नहीं। तो जब कभी भी ऊर्ध्वाधर विभाजन की चर्चा होगी तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वह देश हमेशा कौन सा आएगा, वो देश, उस देश का नाम होगा क्या, बेल्जियम। वो देश होगा हमारा बेल्जियम, ठीक है। सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों में पाया जाना। सत्ता का हर एक शासन, यही ऊर्ध्वाधर विभाजन है जो बेल्जियम में है। सत्ता का हर एक समुदाय में, हर एक सामाजिक समूह में कहीं ना कोई एक शासन प्रणाली मौजूद है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो बेल्जियम को सबसे अन्य देशों से सबसे अच्छा बनाता है कि हर जगह एक सरकार, एक छोटी ही सही एक सरकार बैठी है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो उसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार का, पंचायती राज का, सत्ता के विकेंद्रीकरण का, तृणमूल लोकतंत्र का। तो सामाजिक समूहों में पाया जाना लक्षण है, ठीक है, सामुदायिक सरकार का, किसका, सामुदायिक सरकार का। अब अगला है उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारा। जो सत्ता का हम बंटवारा करते हैं वो ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण। फिर कह रहा है सत्ता या शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन पाया जाता है। लो फिर वही क्वेश्चन को रिपीट हो गया है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे अति लघुत्तरी पर। अति लघुत्तरी प्रश्न पर चलने से पहले हम ये पहले बातें जान लें। अब जो ये सारी चीजें देख रहे हो, यहां पर आपको जो ये सारे बैच अब आपको अवेलेबल होंगे अब मात्र 799 रुपए में, ठीक है। आपको 100 बैच, टॉप 100 बैच, क्रैश कोर्स, यहां पे 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लॉस्ट ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और मॉडल पेपर, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको भी इस तरीके की आपके अंदर भी जज्बा है, आप भी इतना पढ़ना चाहते हो। अब बताओ कि जिसने आज मैं जो पढ़ा रहा हूं, सच बताना, एक लेसन पढ़ने के बाद क्या इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका जवाब आपके पास नहीं था? मैंने जो एक्सप्लेन किया था क्या उसमें ये क्वेश्चन के आंसर नहीं थे? तो जब आप सोचो कि एक क्लास पढ़ के आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, तो हर दिन जब हर एक सब्जेक्ट की क्लास आप पाओगे, जहां अब आपका 799 रुपए ही देकर आप अपनी फुल तैयारी कर सकते हो।
अब यहाँ पे आपको हम चलेंगे, पहले गूगल प्ले स्टोर में आप जाओगे, वहां से शुभम क्लासेस एप्लीकेशन सर्च करोगे, इंस्टॉल करोगे, वहीं से आप, ठीक है, 799 रुपये आपको पे करना होगा। यूज कर दोगे कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर या PIYUSH स्पेस देके SIR। अब आपको 799 रुपये पे करना है और ये कूपन कोड यूज करना है। अगर यहां पे आप नहीं कर पाते, इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करिए, तो भी आपको सभी बैच से जोड़ दिया जाएगा, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लॉस्ट ईयर के पेपर। ठीक है बच्चा, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात हो रही है। ठीक है बच्चा, ये लघुत्तरी नहीं है, अति लघुत्तरी की बात होगी। ठीक है, ये आपकी अति लघुत्तरीय प्रश्न है। सुनिएगा, कह रहा है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने कहा कि आप जब आंसर लिखते तो ऐसे लिखो, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को बांटा गया है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी ठीक है 3 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यानी यही सरकार के 3 अंग कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि बेल्जियम की तुलना भारत के किस राज्य से की गई है। तो अभी आपको बताया गया कि पश्चिमी यूरोप के देश बेल्जियम की जो तुलना है वह भारत के हरियाणा राज्य से की गई है। बेल्जियम की तुलना जनसंख्या और क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य से भी क्या है, कम है, यानी कंपेयरिंग हम हरियाणा राज्य से किया है। बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के किन 4 देशों से लगती हैं। तो बेल्जियम की सीमाएं यूरोप के 4 देशों फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से लगती हैं। ठीक है, देख लो मैंने जितना बताया है सब एक एक चीजें क्वेश्चन में, चाहे वो MCQ हो चाहे वेरी शॉर्ट हो। फिर कह रहा है कि बेल्जियम में किस जाति समूह की जनसंख्या सबसे अधिक है। कौन सी जाति समूह सबसे ज्यादा है। तो बेल्जियम में फ्लेमिश जाति समूह की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 2 क्षेत्र थे, फ्लेमिश क्षेत्र और विलोनिया क्षेत्र। तो फ्लेमिश क्षेत्र में क्या थे, डच भाषी ज्यादा थे, डच भाषा बोलने वाले कितने 59% लोग क्या थे, डच भाषा बोलते थे, जो फ्लेमिश क्षेत्र में थे, यानी फ्लेमिश समुदाय के लोग। अब है कि बेल्जियम देश के कुल कितने प्रतिशत लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। देखो तो कितने परसेंट लोग, 40% लोग, और क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो बेल्जियम देश की कुल आबादी का 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है कि बेल्जियम देश की राजधानी कहां है। अब इसको कौन बताएगा, बेल्जियम देश की राजधानी कौन है, बोलिए। जी, तो बेल्जियम देश की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है और यहाँ 80% जो है फ्रेंच भाषा और 20% जो है डच भाषी लोग हैं। ब्रुसेल्स में कौन सी भाषा बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक है। अभी वहां पर आपने ऊपर लिखा कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या करते हैं, तो फ्रेंच, ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है,
यहाँ 80% की आबादी के लोग फ्रेंच भाषी हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं उसके राजधानी क्षेत्र में। और ओवरऑल लिया जाए तो ओवरऑल पूरे बेल्जियम में 59% लोग डच हैं और 40% लोग फ्रेंच हैं। ठीक है, अब है कि बेल्जियम में कौन सा समुदाय, बेल्जियम में कौन सा समुदाय तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर था, तुलनात्मक रूप से समृद्ध था और ताकतवर था। तो बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय अगर तुलना में बहुत समृद्ध और ताकतवर थे। क्यों? पैसा बहुत था, होता है ना, पैसा बोलता है। तो ये पैसे इनके पास इतने थे कि जो थोड़ा कम होकर भी अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाते थे। अब है कि बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं। एक क्वेश्चन देखो, अति लघुत्तरी कितना घुमा के पूछे। मैं बस इतना जानता हूं कि आप जिस भी बच्चे ने लेक्चर को नहीं सुना है, एक बार वो बस लेक्चर को जरूर सुन ले अच्छे से। सारे क्वेश्चन का जवाब उसी में है, इतना आपको क्वेश्चन रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेल्जियम में सामान्य रूप से दो फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है। फ्रेंच भाषा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा बोली जाती है। अब बेल्जियम में फ्रेंच भाषी और डच भाषी समूहों के बीच तनाव का क्या कारण था? सबसे बड़ा तनाव जो मैंने लिखा था 1950 से 1960 के बीच आया। क्या था? क्योंकि डच लोगों की तुलना में फ्रेंच लोग अधिक समृद्ध और ताकतवर थे। ठीक है, और वो अपनी सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी चाहते थे। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्वाचन कौन लोग करते हैं? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्वाचन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। फ्रेंच भाषी अपना चुनते हैं, डच भाषी अपना चुनते हैं, क्योंकि यह एक ही भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सामुदायिक सरकार वो समुदाय की बात करता है। अब है श्रीलंका की बात। श्रीलंका में सिंहली भाषा के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो श्रीलंका में जो राज धर्म बनाया गया वो कौन था? बौद्ध धर्म। तो श्रीलंका में सिंहली भाषा के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है ना, बौद्ध धर्म क्या है? श्रीलंका का राज धर्म है। श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? अभी वहीं पर आपने लिख दिया, श्रीलंका का क्या राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म है। ओके, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? वर्ष 1948। एमसीक्यू में आएगा तो एक शब्द में ऑप्शन मारना है, अति लघुत्तरी में आएगा तो उसको उसी को अपनी भाषा में एक लाइन कम से कम लिख देना है। ठीक है, फिर है कि सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 1956 में श्रीलंका में कानून पारित कर सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, 1956 की बात हो रही है। ओके, अब यहां तक तो आपका क्लियर हो ही गया। अब आपको पूरे, चाहे वो लघुत्तरी हो चाहे दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो, और इनसे बनने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हुए हर साल, वो क्वेश्चन के सारे आंसर मैंने शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में अपडेट कर रखे हैं। तो जो बच्चा, अब चूंकि आपको ये पेमेंट भी आपका वो काफी कम हो चुका है, अब आपको यदि आप यूज करते हो ये कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर या PIYUSHSIR, अब 799 रुपए में ही आपको सारे बैच अवेलेबल हो जाएंगे पूरे बोर्ड एग्जाम तक। और यदि यहां से आप पेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं या नहीं आप कर पा रहे यहां से पेमेंट, ठीक है, तो आपके पास मौका है, इस दिए गए नंबर पे किसी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। ऐप से पेमेंट करोगे तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। ठीक है, और कूपन कोड के साथ अब यहां पर आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर, ये आपकी तैयारी में 4 लगाएंगे। मेहनत आपको किस कदर करनी है, समय बचा है कम, हर दिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर
एक दिन क्लास, एक दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें आपको ऐप में मौजूद होंगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करते रहिए अपनी बेस्ट तैयारी। अब मैं पीयूष आर्या आप सभी विद्यार्थियों से लेता हूं विदा। गुड लक।